उसके बाद रोहन, यू आर नॉट टॉकिंग टू अस, कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट प्लीज। बिल्कुल, अब वापस आ जाए। तो पहले ये समझने की जरूरत है कि मॉडलिंग होती क्या है, और ये समझने के लिए कि मॉडलिंग होती क्या है, आपको एक प्रैक्टिकल करना पड़ेगा जो मैं डिस्प्ले करने वाला हूं। यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड ओनली कि बेसिकली करते क्या है, होता क्या है, और क्यों मॉडलिंग की जरूरत पड़ी। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो टैब्लू कर चुके हैं, राइट, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्सेल ही किया। आई एम श्योर एक्सेल आप लोगों ने मुझसे किया, कोई एक दो को छोड़ करके सब लोगों ने, राइट। तो यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना जरूरी है। नंबर वन, आप एक बात बताओ, लेट्स से अगर आप किसी भी शॉपिंग सेंटर पर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो क्या वो आपको सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्या आपकी भी सारी इंफॉर्मेशन लेता है? नहीं ले, और ना ही वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। वो क्या चीज देते हैं? वो मेजर इंफॉर्मेशन जो आपको हेल्प करे टू आइडेंटिफाई कि आपने जो ऑर्डर किए हैं क्या वो वैलिडेट हैं, क्या उनकी प्राइसिंग सही है, क्या वो सही डेट पर किए गए, एक्सेट्रा, राइट। उनमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। अगर हम एक ट्रांजैक्शन की बात करें तो ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन आईडी होती है, जिसे ऑर्डर आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी या कोई भी एक आईडी दे देते हैं, है ना। दूसरा क्या होता है? डेट होता है, टाइम होता है, प्रोडक्ट का नेम, उसका कोड आपको नहीं पता लेकिन आपको प्रोडक्ट का नेम पता है, करेक्ट। प्रोडक्ट का नेम पता है, और आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग पता है, और टोटल क्वांटिटी पता है, उसके ऊपर कोई डिस्काउंट दिया गया तो डिस्काउंट पता है, और टोटल आपने क्या अमाउंट दिया ये पता है। इसके अलावा आपको कुछ भी पता होता है? क्योंकि क्या सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन होती है? नहीं होती। अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें गाइस, सो चेक इट कि हमारे पास एक मात्र प्रोडक्ट को लेकर के कितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है। प्रोडक्ट का कोड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, उसका कंपनी, मैन्युफैक्चर, राइट, प्रोडक्ट की परचेजिंग डेट, करेक्ट और नॉट गाइस? सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये तो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब एम्प्लॉय की बात करते हैं। जिस बंदे ने आपके साथ ट्रांजैक्शन की होगी, भाई जो भी स्टोर में उस समय खड़ा है, उस बंदे ने आपके साथ ट्रांजैक्शन की होगी, उसकी भी जरूर कोई ना कोई एम्प्लॉय आईडी, उसका नेम, उसका रिपोर्टिंग पर्सन कौन सा है, उसने कब कंपनी में ज्वाइन किया, कब उसका प्रमोशन हुआ नहीं हुआ, कब यहां ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, ऐसी और सारी इंफॉर्मेशन आई होंगी या नहीं होंगी। तो ये तो मैंने सिर्फ दो इंफॉर्मेशन की बात की, सिर्फ दो, एक प्रोडक्ट को लेकर के, एक एम्प्लॉय को लेकर के। क्या स्टोर की अपनी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होगी? है ना। तो इस तरह से सोचो कितनी इंफॉर्मेशन उनके पास है। तो बेसिकली वो आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। वो आपको कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं? दोज आर यूजफुल टू यू। लेकिन जब कंपनी अपने पास रिपोर्ट बनाएगी, जब भी रिपोर्ट बन की जरूरत पड़ेगी, उसे रिपोर्ट डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी, डू यू थिंक सो कि जो इंफॉर्मेशन आपने उनको दी है, उस अकेली इंफॉर्मेशन से वो अपना प्रॉफिट लॉस एनालिसिस सब कुछ कर सकते? नहीं कर सकते। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि उनके पास तो 1000 प्रोडक्ट है, आपने तो सिर्फ 5 खरीदे, 10 खरीदे, 15 खरीदे, 20 खरीदे, करेक्ट। और आपको तो प्रोडक्ट नहीं मिले, लेकिन वो खरीदे किस रेट पे गए थे, बेचे किस रेट पे गए, उससे तो प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसी ट्रांजैक्शनल डेटा, जिस डेटा का सिर्फ और सिर्फ पर्पस ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन देना होता है, डिटेल्स नहीं। इस डेटा को आप देखिए, इस डेटा में हम लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन डाली है, लेकिन डिटेल कोई नहीं है। जैसे कि प्रोडक्ट का कोड आपके पास है, प्रोडक्ट का नेम नहीं है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग नहीं है, कहीं पर भी चेक कर लो, है ना, कॉस्टिंग नहीं है कहीं पर भी, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं है, ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। सिर्फ क्या है? प्रोडक्ट का रीजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास कुछ नहीं है। रीजन का हेड कौन है, कौन सी टीम काम कर रही है,
ठीक है, एक्सेट्रा कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। ज्योग्राफिकल की हमें मिली है, लेकिन ज्योग्राफिकल की लोकेशन क्या है, कौन सा स्टेट है, कौन सी कंट्री है, कौन सा पर्टिकुलर लोकेशन है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का हमारे पास क्या है, कोड है, लेकिन क्या इसकी कोई डिटेल हमारे पास है, इस पे नहीं, लेकिन होगा कहीं ना कहीं। हाँ, मतलब अभी तो नहीं है ना इस शीट में, करेक्ट। तो इस शीट में आपके पास मेजरली कौन सी इंफॉर्मेशन है, आई थिंक वो इंफॉर्मेशन जिनके बेस पर डेटा को सिर्फ एग्रीगेट या कैलकुलेट किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता, करेक्ट। अब अगर मैं एक्सेल में काम कर रहा होता और मैं आपसे कहता कि आप मुझे बताइए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नेम वाइज, लेट्स गेट इट, हमने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, उसमें टोटल कितना ट्रांजैक्शन हुआ, या उस पर टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, या उसकी टोटल कितने यूनिट्स बिके, या उसका 2019 में राम सिंह ने टोटल कितनी ऑर्डर लिए। कैन बी ए क्वेश्चन और नॉट गाइस, हो सकता है ना, राइट। तो अब यहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है कि मेरे पास अगर मैं 2019 की बात करूं तो वो तो निकल जाएगा यहां से, है ना। राम सिंह की बात करूं तो वो तो है ही नहीं, यहां पर क्या है मेरे पास, कोड है, नाम नहीं है। मैंने आपको प्रोडक्ट का नाम दिया, क्या, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, आपको ये भी नहीं पता वो किसका है। तो एक्सेल कहता है कि आपके पास एक ही तरीका है, आप उस डेटा सोर्स को ढूंढो, करेक्ट, और अगर वो डेटा आपको मिल जाता है तो आप उस डेटा को यहां पर फेच करो, यस और नो, बिल्कुल। तो अब आते हैं हमारे ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, डेटा मॉडलिंग। आप टेम्परेरी क्या करोगे, एक कॉलम ऐड करोगे, कहीं पर भी, मिडिल में भी कर सकते हो, एंड में भी कर सकते हो, लेट्स कॉल प्रोडक्ट नेम, है ना, और यहां पे क्या लगाओगे, वी लुकअप। वी लुकअप लगाने के लिए भी क्या हमें एक की कॉलम की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल। अगर की कॉलम यानी कि वो कॉलम जिसके बेस पर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, फेच किया जा सकता है, वो ना हो तो हम वी लुकअप भी नहीं लगा सकते। तो मैंने कहा ये हमारी वो कॉलम हो गया, इसके बेस पर आप मुझे इस टेबल से प्रोडक्ट का नेम जो कि कॉलम नंबर 2 है, जिसे मैं लॉक भी करूंगा, वो मुझे लगा के दो और उसको एग्जैक्ट मैच करके रिटर्न करो। ठीक है अपने बात, एक्सेल तो यही कहता है, एक्सेल के पास अपना कोई तरीका नहीं है इसके अलावा, राइट। एक्सेल कहता है कि अभी तो आपने, अच्छा हम लोगों ने बात डिस्कस भी की थी लास्ट क्लास कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो आपने सिर्फ एक वी लुकअप लगाया, लेकिन अगर सिस्टम से पूछा जाए उसे क्या करना पड़ रहा है, वो जो 20, 30, 40, 50 रिकॉर्ड्स हैं उनमें से एक रिकॉर्ड ढूंढ के लाके देना पड़ रहा है, करेक्ट और नॉट। तो सोचो इसके लिए प्रोसेसिंग कितनी हो गई। अभी तो एक रिकॉर्ड की बात है, अब कितने हो गए, 5-6 रिकॉर्ड हो गए। तो हर रो के लिए से क्या करना पड़ा, 20 में से ढूंढा फिर रिटर्न किया, फिर 20 में से ढूंढा फिर रिटर्न किया, फिर 20 में से ढूंढा फिर रिटर्न किया। अब सोचो आप लोगों ने यहां पे क्या क्या गड़बड़ किया। एक्चुअली गड़बड़ नहीं, एक्सेल का प्रोसेस है, एक्सेल यही कहता है कि मैं इसी तरह से काम कर सकता हूं। आपके पास प्रोडक्ट कितने थे, ओनली 20, है ना। आपने अगर यहां पर वी लुकअप लगाया तो उन 20 प्रोडक्ट्स को कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, अगर 25,000 रिकॉर्ड है तो 25,000 में कन्वर्ट कर दिया ना, तो आपकी फाइल का साइज इंक्रीज हुआ होगा या कम हुआ होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ। कम होने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सीधा 10, 4, 50 MB या 100 MB GB बढ़ गया होगा, मैं कह रहा हूं कि 0.001 KB इंक्रीज हुआ होगा, लेकिन इंक्रीज तो हुआ होगा ना गाइस। क्यों, क्योंकि आपने 20 प्रोडक्ट को, 20 रिकॉर्ड्स को 25,000 रिकॉर्ड्स में रिटर्न करा है।
बिल्कुल है ना, रिटर्न कराया आपने, करेक्ट। जितने भी रिकॉर्ड आपके पास हैं, साथ में आपने हर रो के लिए 20 टाइम्स वो सर्चिंग भी की है। ये तो एक भी लुकअप हुआ। अब मैं आपसे कहता हूं एम्प्लॉय का नाम बताओ, क्या सेल्स पर्सन का नहीं, तब क्या करोगे? सेल्स पर्सन, फिर से भी लुकअप लगाओगे, फिर एम्प्लॉय का कोड लोगे, फिर एम्प्लॉय वाली टेबल पर जाओगे, सेल्स पर्सन का नाम देखोगे यहाँ पर, और उसका कॉलम नंबर 2 है तो उसे फिर से कॉलम नंबर 2 करोगे, फिर से करोगे। गाइस ये कितने हैं? ये 25 है, वो तो 20 में से थे, ये 25 है, तो अब ये कितने में से निकालेगा? 25 में से। तो थोड़ा टाइम तो लेगा, मैं डबल क्लिक कर चुका हूं, टाइम लगेगा, देखो लग रहा है ना गाइस। अब ये 25 में से था। अब मैं आपसे कहता हूँ कि कौन सी लोकेशन का काम है, ये लोकेशन कंट्री कौन सी है। तो आपको नहीं लग रहा हर बार आप अपने डेटा को इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, और बढ़ाने के बाद आप क्या कर रहे हो? उसको प्रोसेसिंग भी उसकी इंक्रीज कर रहे हो, फाइल का साइज भी बढ़ा रहे हो, करेक्ट। ये वो कॉन्सेप्ट है जो मैक्सिमम एप्लीकेशंस यूज करती हैं, एंड दिस इज नॉट डेटा मॉडल। ये है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग ही तो कर रहे हैं आप लोग, है ना। टैबलू भी ज्वाइनिंग का यूज करती है, आपको पता होगा, बाय डिफॉल्ट टैबलू हमेशा ज्वाइनिंग यूज करती है, करेक्ट। तो यहां पर सोचो कि अगर मैं आप लोगों से, यहां तो अभी सिर्फ 2 कॉलम की बात है, अब मैं आपसे कहता कंट्री कौन सी है, तो आप क्या करोगे? कंट्री, इसके कोड को लोगे और फिर देखोगे डिटेल कहां पर है, ये रहा, है ना। कंट्री का नाम यहां से निकालोगे, बट यहां तो कंट्री का कोड ही नहीं है। भाई हमारे पास जो ट्रांजैक्शनल डेटा है, ट्रांजैक्शनल डेटा में तो क्या दे रखा है? सिर्फ ज्योग्राफिकल की है, तो ये तो मेरे लिए काम नहीं करेगी, करेक्ट गाइस। तो फिर आगे देखो कहीं और है क्या? कंट्री वाइज यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां पर कुछ मिला नहीं है, यहां मिला। अब ये कितने हैं गाइस? चेक करो, लगभग 600 रिकॉर्ड है। तो अब 600 में से एक रिकॉर्ड निकाल के लाना, फिर 2500 रिकॉर्ड, 25,000 रिकॉर्ड के लिए क्या फिर से फाइल का साइज बढ़ेगा? और आप बार बार क्या कर रहे हो? बार बार अपनी फाइल का साइज भी बढ़ा रहे हो, नए नए कॉलम ऐड भी कर रहे हो, करेक्ट और नॉट? बट दिस इज द प्रोसीजर ऑफ एक्सेल, नोबडी कैन डू एनीथिंग इन दैट, राइट? एंड दिस इज नोन एज join, correct? So what Microsoft did, they have introduced entirely new concept. See, if I say कि modeling exactly new है, then I am wrong. ऐसा नहीं है कि मॉडलिंग बहुत नया है। मॉडलिंग पहले SQL सर्वर वगैरह में हुआ करता था, इट वाज ऑलरेडी देयर, बट एक्सेल में 2010 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, एंड दैट वाज रियली सक्सेसफुल प्रोडक्ट। सबसे पहले 2010 में मॉडलिंग मैंने खुद ने की है, 2010 वर्जन के अंदर। उससे पहले किसी भी वर्जन में मॉडलिंग नहीं होती थी। ज्वाइनिंग कराओ, ज्वाइनिंग कराने के बाद आपको पिवोट टेबल बनानी है, पिवोट टेबल बनाओ, लेट्स गेट इट नाउ कि मुझे पिवोट टेबल बनानी है। पिवोट टेबल में मैं आराम से अब ये निकाल सकता हूं कि किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बिके हैं, कुछ भी, राइट भाई, कितने यूनिट बिके हैं प्रोडक्ट के बाय सेल्स पर्सन। बन गई रिपोर्ट गाइस? Isn't really easy? Pivot table है नाउ। लेकिन ये कब कर पाए? जब हम लोगों ने डेटा को यहां फेच कर लिया। अगर मैं फेच नहीं कर रहा हूं तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती, करेक्ट। अभी मैं सिर्फ क्या कैलकुलेट कर पा रहा हूं? यूनिट सोल्ड। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहां पर क्या है? एक मात्र कॉलम है, क्या है मेरे पास? अभी क्या नहीं है? कॉस्टिंग नहीं है, प्राइसिंग नहीं है, कमीशन नहीं है, प्रॉफिट नहीं है। तो मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा? इन वाले इंफॉर्मेशन को फेच करना पड़ेगा, करेक्ट। भाई प्रोडक्ट कॉस्ट को मैं अगर वहां फेच कर लूंगा और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने यूनिट से, टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। फिर मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस को रिट्रीव कर लूंगा यहाँ पर, उसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा यूनिट सोल्ड से, और जब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट निकल जाएगा, करेक्ट। और फिर हम पिवट टेबल में से यूज कर पाएंगे, यस और नो गाइस, करेक्ट। But for every requirement, don't you think you're increasing the size of your data and you're applying too many VLOOKUPs? But Excel में काम ही ऐसे होता है, इसीलिए Excel 15 या 20 MB से ऊपर जाने के बाद स्लो होना शुरू हो जाता है।
अगर एक्सेल में कुछ लोग काम करते होंगे, उन्होंने देखा होगा कि फाइल का साइज कम होने के बावजूद भी कभी कभी एक्सेल बहुत टाइम लेता है फाइल ऑन होने में। क्यों लेता है? क्योंकि आपके हिसाब से तो फाइल ऑन हो रही है, लेकिन उसके हिसाब से उसे हर रो के लिए वी लुकअप लगाना है। 10 रिकॉर्ड से, 50 रिकॉर्ड से, 500 रिकॉर्ड से, 1000 रिकॉर्ड से, वो लगा के उसे रिकॉर्ड रिटर्न भी करना है। तो प्रोसेसिंग टाइम बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? और उसे पेस्ट एज वैल्यू कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है एकदम से, फट से चलती है। फिर क्यों? अब वो कैलकुलेशन नहीं करनी ना, फैच करके नहीं लाना। तो ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ऑफ वर्किंग था। सो व्हाट माइक्रोसॉफ्ट डिड, they have introduced the concept of modeling, जो कि आप बिना मेरे बताए भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। Let me get it now, guys। मैं इन्हें कर रहा हूं डिलीट, और अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, ठीक है? पिवट टेबल की हमें जरूरत नहीं है। पिवट टेबल बिना ज्वाइनिंग के नहीं हो सकती, याद रखना। ज्वाइनिंग होगी, कॉलम लाने ही पड़ेंगे, रिकॉर्ड ऐड करने ही पड़ेंगे, राइट? बट यहां पर तो आपने देखा हमने रिकॉर्ड ऐड भी नहीं किया, वो क्या हो गए? हमने वहां पे यूनियन कर दिया था ना, पाव ए के अंदर, पाव करियर एडिटर के अंदर। नाउ गाइस, दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये डेटा है, और इस डेटा पर मैं फिर से आपसे क्वेश्चन करता हूं। दिस टाइम थोड़ा सोच के जवाब देना कि बिना कॉलम मर्ज किए, बिना कॉलम ऐड किए, आप ये काम जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। मुझे ये बताइए कि एक नाम है मार्को मेहता, पक्का होना चाहिए, है कहीं पर? चलो टॉम ब्राउन ले लेते हैं, ठीक है? एक एम्प्लॉय है टॉम ब्राउन। मुझे ये बताओ कि टॉम ब्राउन ने टोटल कितने यूनिट सोल्ड आउट किए? तो आप ऐसा कैसे करोगे अगर ये काम आपको करने के लिए कहा जाए? किसकी बात कर रहा हूं मैं? टॉम ब्राउन। टॉम ब्राउन, टॉम ब्राउन तो है ना पक्का? ये रहा टॉम ब्राउन। तो अब आप लोग क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? इसमें से मुझे ये जानना है कि टॉम ब्राउन ने कितने यूनिट्स बेचे हैं। तो आपने क्या किया? टॉम ब्राउन के बेस पर उसका क्या निकाला? कोड निकाला, और उस कोड को यहां पर मैचिंग कॉलम के साथ फिल्टर की तरह यूज कर लिया, है ना? और फिर जो रिकॉर्ड आपके पास आए हैं उनका टोटल आपने निकाल दिया। यस और नो गाइस? अब मुझे बताओ, अगर आपके पास 40 एम्प्लॉय भी हैं, 4000 एम्प्लॉय भी हैं, तो 4000 फिल्टर लगाना आसान है, या पहले उनको 50,000, 10 लाख, 10 करोड़ रिकॉर्ड के लिए फैच करना और फिर बाद में उनको रिपोर्ट में कन्वर्ट करना? है ना? और यही कॉन्सेप्ट कहलाता है मॉडलिंग। मॉडलिंग कहता है कि ओरिजिनली फिजिकली डेटा कभी कनेक्ट नहीं होगा। दोनों टेबल्स के बीच में, वो सारी टेबल अलग अलग रहेंगी बट दे हैव टू बी इंटरकनेक्टेड। कोई ना कोई तो लिंक होना चाहिए की कॉलम के बेस पर, राइट? उनका की कॉलम उन्हें एज ए फिल्टर यूज करेगा, और सारा प्रोसेस मेमोरी में होगा। वो मेमोरी में फिल्टर लगाएगा, पहला रिकॉर्ड, मेमोरी में फिल्टर लगाएगा, दूसरा रिकॉर्ड, मेमोरी में फिल्टर लगाएगा, तीसरा रिकॉर्ड, मेमोरी में फिल्टर लगाएगा, चौथा, पांचवा, छठा। अब आपके 500 रिकॉर्ड भी है गाइस, उसे 500 प्रोसेस तो करने हैं, राइट? अब सोचो कि आप 25,000 रिकॉर्ड के लिए पहले 25,000 आप क्या लगा रहे थे? वी लुकअप लगा रहे थे। उसके बाद आप उनकी पिवट टेबल बना रहे थे, तो 25,000 प्रोसेसिंग तो वो हो गई, प्लस उसे 25 क्या करना है? रिकॉर्ड में से निकाल के लाना है। फिल्टर लगाना आसान है। फिल्टर क्या करता है? एक रिकॉर्ड पर फिल्टर लगाएगा, उसके रिकॉर्ड अपने आप आ जाएंगे, उसका टोटल या मिनिमाइज या मैक्सिमाइज जो भी आपको करना है वही तो करना है। विच वन इज फास्टर? फिल्टर। तो मॉडलिंग कहती है कि अगर आप फिल्टर, मतलब मॉडलिंग इज ऑलवेज अ फिल्टर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, करेक्ट? मॉडलिंग आपके डेटा को ढूंढती है कि बताइए फिल्टर किस पर लगना है।
Now, there are few more questions you need to understand first. Hello? Few more questions, guys. अब मुझे एक क्वेश्चन फिर से बताओ कि क्या मैं इस पर फिल्टर लगा करके अपना सेल्स प्रॉफिट कुछ भी एनालाइज कर सकता हूं? मुझे वो किस पर लगाना पड़ेगा? ट्रांजैक्शनल डेटा, वो डेटा जहां पर ओरिजिनली मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको कैलकुलेट या एग्रीगेट किया जा सके। करेक्ट? बिल्कुल, है ना भाई। मैं इस डेटा के ऊपर एग्रीगेशन तो नहीं कर सकता ना, ये इसके ऊपर कर सकता हूं। ये भी क्या हुआ? इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा हुआ ना गाइस। ये भी क्या लग रहा है? इंफॉर्मेशन, इस तारीख पे कौन सा दिन था, ईयर था, एक्सेट्रा। ये क्या लग रही है? ये नंबर भी है तो साथ में इंफॉर्मेशन भी है। करेक्ट? ये कैसा डेटा लग रहा है? ये भी ऐसा लग रहा है इंफॉर्मेशन जैसा। नहीं नहीं, इंफॉर्मेशन से ज्यादा नंबर वैल्यू लग रही है ना। ये कैसा लग रहा है? डिटेल लग रही है कुछ। तो डेटा मॉडलिंग कहता है कि जब आप डेटा मॉडलिंग की बात करते हो, देयर आर सर्टेन कीवर्ड, जिनमें से एक कीवर्ड है फैक्ट टेबल और दूसरा है डायमेंशन टेबल। पहले वो पता होना जरूरी है। फैक्ट टेबल एक ऐसी टेबल जो आपके उस डेटा को स्टोर करे जो डेटा ऑब्जर्वेशनल, इवेंचुअल, या फिर आप कह सकते हैं इवेंट डेटा, ऑब्जर्वेशनल डेटा, या वो डेटा जिसे कैलकुलेट या एग्रीगेट किया जा सके, उसे स्टोर करें। ओरिजिनल ट्रांजैक्शनल डेटा जिस टेबल में होता है, जिसके बेस पर एग्रीगेशन या कैलकुलेशंस पॉसिबल हैं, वो टेबल कहलाती है फैक्ट टेबल। Do we get it, everyone? A table that contains the observational, event या calculational data. That table known as fact table. FACT. Fact table. Transactional data. ठीक है? जिसमें ओरिजिनली वो डेटा होगा जिसे कैलकुलेट किया जा सके। राइट? नाउ द सेकंड टेबल नेम इज डायमेंशन। डायमेंशन या डायमेंशन, DIMENTION, राइट? डायमेंशन टेबल। डायमेंशन टेबल क्या है? देखो, अभी मैंने कहा कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है। क्या आपके पास वो डिटेल कहीं पर है भाई? अगर मैं ये जानना चाहूं इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, इस प्रोडक्ट पर क्या कमीशन हम पे कर रहे हैं, तो ऐसी इंफॉर्मेशन यहां तो नहीं स्टोर कर रहा हूं मैं। ये कहां पर है? दूसरी टेबल में। ये टेबल मेजरली आपके पास क्या स्टोर करके रखे हुए हैं? आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट योर एंटिटी। करेक्ट? डिटेल्स अबाउट योर डेटा। ऐसी टेबल जो आपके डेटा का, आपके एंटिटी की डिटेल्स का कलेक्शन करके रखे। फर्दर डिटेल जो हर बार तो नहीं चाहिए बट माइट बी रिक्वायर, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन टेबल। कौन सी टेबल कहलाती है गाइस? डायमेंशन। बिल्कुल। अ टेबल दैट इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट योर मेटा डेटा, दैट इज यूज्ड टू, a table that is used to store the detailed informations of your metadata or data, you can call it anything, that is known as, इसे हम डेटा भी बोलते हैं, मेटा डेटा भी बोलते हैं, या फिर आप इसे एंटिटी भी बोल सकते हो। डेटा एंटिटी, हाँ, डेटा एंटिटी, ENTITY, डेटा एंटिटी भी बोल सकते हो। ठीक है? इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वन ऑफ देम, कुछ भी लिख दो, डेटा लिख दो, मेटा डेटा लिख दो, डेटा एंटिटी लिख दो। ठीक है? डेटा ये क्या है आपका? मेटा डेटा इज एक्चुअली दी कॉलम की डिटेल्स, राइट? जैसे प्रोडक्ट का कोड तो है आपके पास, इसकी फर्दर डिटेल कहां है? ओरिजिनल डेटा कहां है? वो मेटा डेटा है ना? तो इस डेटा के बारे में जो डिटेल प्रोवाइड करे आपको,
वो क्या कहलाती है? तो डायमेंशन टेबल इज ऑलवेज डिटेल्स। अगर मुझे लेमैन लैंग्वेज में इसे समझाना हो तो हमेशा याद रखना, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। लेमैन लैंग्वेज में लॉजिकली बात कर रहा हूं, किसी भी डायमेंशन टेबल पर सिर्फ 2 ही ऑपरेशन लग सकता है, काउंट, सर्च, हाँ 3 हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, एवरेज। वैसे एवरेज लॉजिकली नहीं होता, लेकिन काउंट या सर्च तो लग सकता है, इसके अलावा कोई ऑपरेशन नहीं लग सकता। हाँ मतलब कैलकुलेशन नहीं लग सकता, कोई और कैलकुलेशन। भाई अगर मैं इस डेटा के बेस पर बात करूं कि क्या आप इस पे एवरेज, मिन, मैक्स, कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ कर सकते हो? लॉजिकली बात कर रहा हूं, वैसे नहीं कर रहा हूं। यूनिट सोल्ड, हाँ मतलब मैं यूनिट सोल्ड के पास एक कॉलम तो है ना मेरे पास यूनिट सोल्ड का, इस पे मैं मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसका टोटल कितना है, उसका एवरेज कितना है, सब कुछ निकाल सकता हूं ना। अब अगर यही इंफॉर्मेशन मैं इस पे पूछूं, इसमें कुछ क्या कैलकुलेशन बस ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? या तो काउंट कितने एम्प्लॉय हैं, है ना, या कितने लास्ट नेम हमारे पास कुमार में है, कितने लास्ट नेम, ये कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, या ज्यादा से ज्यादा सर्च कर सकते हो कि हमारे पास इस नाम का कोई रिकॉर्ड है या नहीं। करेक्ट। अब इस पर आते हैं, लॉजिकली बात करना, मैथमेटिकली नहीं। इस पर आप क्या कर सकते हो गाइस? सर्च तो हो ही जाएगा, काउंट भी हो जाएगा। अब अगर मैं इस पे सम करने के लिए बोलूं कॉस्ट का, तो लॉजिकली नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर आप इसका टोटल करते हो तो सारे प्रोडक्ट का कॉस्ट एक एक यूनिट के तो बता पाएगा। ओरिजिनली तो हमारा डेटा है ही नहीं ना, कितने यूनिट टोटल, तो लॉजिकली तो ये भी सही नहीं है। करेक्ट एवरीवन? तो क्या इसका टोटल भी लॉजिकली सही होगा? मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है मैथमेटिकली, मैंने मैथमेटिकली बात ही नहीं की, इसलिए मैंने कब बोला लॉजिकल, कि ये पॉसिबल है नहीं है। तो यहां पर सम तो हो सकता है, मिन भी हो सकता है, मैक्स भी हो सकता है, बट लॉजिकली उसका कोई मीनिंग नहीं है इंडिपेंडेंटली। करेक्ट। हाँ, ज्यादा से ज्यादा इतना कि सबसे लोएस्ट प्राइस का प्रोडक्ट कौन सा है, सबसे मैक्सिमम प्राइस का प्रोडक्ट कौन सा है, तो वो एक तरीके से सर्च ही नहीं हो रहा। और हमने क्या बोला कि डिटेल टेबल में 2 ऑपरेशन लग सकते हैं, तो सर्च का या फिर काउंट का। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें ट्रांजैक्शनल डेटा के साथ मिलेगी। करेक्ट। नाउ डेट टेबल पर आता है, इस पर बताओ आप सम एंड मैक्स कुछ लगा सकते हो? लगा सकते हो, सर्च, काउंट लगा सकते हो, है ना, और कोई लगाने का मतलब नहीं है, इस पे लग सकता है। तो ये फैक्ट टेबल भी है, तो हमारे पास जनरली इसे फैक्ट टेबल की तरह यूज किया जाएगा, है ना, लेकिन इस पे सर्च भी पॉसिबल है, सर्च तो पहले पर भी पॉसिबल है, ट्रांजैक्शनल डेटा भी पॉसिबल है, तो ये भी फैक्ट टेबल की तरह से यूज किया जा सकता है, और डिटेल की तरह से यानी कि डायमेंशन टेबल की तरह से भी यूज किया जा सकता है इन सर्टेन सिचुएशंस, राइट। वैसे तो इसका मेजरली यूज फैक्ट की तरह से ही होता है। नाउ ये भी फैक्ट टेबल लग रही है गाइस, क्योंकि इसमें भी सारा डेटा कैसा है, ऑब्जर्वेशनल है, जिसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये टेबल कैसे लग रही है, यानी कि डायमेंशन टेबल, करेक्ट, डिटेल्स अबाउट योर डेटा। ये टेबल कैसे लग रही है? अब नाम बताओ, डायमेंशन या फैक्ट? डायमेंशन। ये फैक्ट टेबल है, डायमेंशन टेबल है? डायमेंशन है, ये किसी भी सूरत में फैक्ट टेबल नहीं है, राइट। ये टेबल कैसी है गाइस? ये भी डायमेंशन। वेरी गुड। डायमेंशन। ये टेबल कैसी है? डायमेंशन। वेरी गुड। डायमेंशन। ये टेबल? डायमेंशन। डायमेंशन। आप समझ में आ गया? ये टेबल डायमेंशन। डायमेंशन है, और ये करेक्ट आया समझ में? तो आपको जब डेफिनेशन देखो, प्रैक्टिकली डायमेंशन टेबल फैक्ट टेबल कभी यूज में नहीं आया, लेकिन इंटरव्यूज में पूछा जाता है, इंटरव्यूज में यूज होता है, पूछा जाता है व्हाट इज मीन फैक्ट टेबल, क्योंकि मॉडलिंग के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, राइट। दैट्स द रीजन। नाउ गाइस, हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? सो यू कैन नोटिस, जब आप पावर बीआई में काम करते हैं तो यहाँ पर 3 व्यू आते हैं। ये हमने देख लिया था, हमारे पास टेबल है इतनी सारी, है ना, टेबल आ गई थी इतनी सारी। मैं दोबारा करूंगा सारा प्रोसेस, क्योंकि
अनफॉर्चुनेटली मुझसे गलती से वो डिलीट हो गया, ठीक है, तो पूरा प्रोसेस दोबारा करूंगा, नो वरीज अबाउट दैट वन। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिएगा हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि मॉडलिंग हो रखी है नहीं हो रखी है ना। तो अगर आपके पावर बीआई को आप ऑन करते हैं तो लेफ्ट पैनल में नेविगेशन पेन आता है। इस नेविगेशन पेन में 3 व्यूज अवेलेबल होते हैं, 3 व्यूज। द फर्स्ट वन इज द रिपोर्ट व्यू, और रिपोर्ट व्यू का पर्पस सिर्फ विजुअलाइजेशंस को क्रिएट करना है और कुछ नहीं। जितने भी चार्ट्स, ग्राफ, विजुअल्स बनेंगे वो सब कहां बनेंगे? रिपोर्ट व्यू में बनेंगे। सेकंड वन इज द डेटा व्यू, और जिसका नाम अब बदल करके टेबल व्यू हो गया, पहले डेटा व्यू था। मुझे अभी भी डेटा व्यू की आदत है, वो टेबल व्यू में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये टेबल व्यू है जो ये दिखाता है कि आपकी ओरिजिनली किसी भी टेबल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, करेक्ट। और थर्ड है मॉडल व्यू, जहां ये पता चलता है कि किसी भी टेबल में सच में कोई लिंक अवेलेबल है या नहीं। और इसका पता करने का तरीका होता है ये एरो, राइट। तो अगर टेबल्स के बीच में कोई भी लिंक यानी कि मॉडलिंग एग्जिस्ट करती है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, तो आपको उन टेबल्स के बीच में ये एरो जरूर, ये लाइंस जरूर नजर आएंगे। जैसे आप देख सकते हो कि मेरे पास यहां पर 3 टेबल हैं, इन टेबल में आपस में क्या नहीं है, कोई भी लिंक, तो ये मॉडलिंग का पार्ट नहीं है अभी। डू वी गेट इट? नाउ यहां पर अभी और कॉन्सेप्ट है जो मैंने कहा था पहले, कीवर्ड्स अगर आपको नहीं पता तो आप लोग फंस जाएंगे, क्योंकि ये कीवर्ड मैं बहुत यूज करने वाला हूं। तो पहला फैक्ट टेबल, समझ में आ गया, फैक्ट टेबल। दूसरा डायमेंशन टेबल, क्लियर हो गया, डायमेंशन टेबल। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं स्टार स्कीमा। क्या कहलाता है गाइस? स्टार स्कीमा। देखो एक कॉन्सेप्ट है जहां यह बोला जाता है कि मेजरली आपके कैलकुलेशंस होते हैं कौन से टेबल से? फैक्ट टेबल, ऑब्वियसली। और बाकी की जितनी टेबल्स हैं वो उसकी सपोर्टिव टेबल्स है, करेक्ट। तो कहीं अगर मैं देखूं तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे एक स्टार और स्टार की ब्रांचेस निकल रही हो यहां पर। ये सारे क्या लग रहे हैं? स्टार के ब्रांचेस लग रहे हैं, नहीं लग रहे? एक स्टार होता है, स्टार कैसे होता है? बीच में एक पॉइंट होता है, उसके चारों तरफ कॉर्नर्स होते हैं। तो ऐसा मॉडल जहां पर यह देखा जाए कि 1 या 2 फैक्ट टेबल है और सारे के सारे डायमेंशन टेबल उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, तो ऐसे मॉडल को स्टार स्कीमा बोला जाता है। स्टार स्कीमा मॉडल जो सबसे कॉमन मॉडल है मॉडलिंग के अंदर, समझ गए? एक फैक्ट टेबल होगी और बाकी सारे मॉडल, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल स्टार दिखाई देगा। पता लगा कि सर स्टार तो वैसे दिख ही नहीं रहा है ना। आप मुझे बताओ मैंने क्या बताया था फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल का डिफरेंस? डायमेंशनल, डायमेंशन, हाँ, डायमेंशनल नहीं, डायमेंशन। डिटेल्स अबाउट डेटा। ऑब्जर्वेशनल डेटा कुछ नहीं होता, उसके अंदर ऐसा कोई डेटा नहीं होता जिसे कैलकुलेट किया जा सके एक्सेप्ट द काउंट एंड द सर्च। ऐसी कोई भी टेबल जिसके अंदर कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं हो सकती, वो कौन सी टेबल होती है? डायमेंशन टेबल। और जिसके अंदर कैलकुलेशंस पॉसिबल है, जिसके थ्रू ही सारे कैलकुलेशंस होंगी, वो कहलाएगी फैक्ट टेबल। क्लियर हो गया? तो अभी हमने ये बोला कि अगर आपके पास एक फैक्ट टेबल हो और मैं इसके ये अब भी स्टार स्कीमा ही कहलाएगा गाइस, अगर ये सारे एक साइड भी आ जाए, है ना। स्टार स्कीमा ही है। स्टार स्कीमा की आइडेंटिटी होती है कि एक फैक्ट टेबल के साथ मैक्सिमम डायमेंशन टेबल्स का कनेक्शन होता है। A star schema is a connections in between the table where one fact table has the connectivity with all the other dimension tables. Where the fact table a star schema is a structure of लोग पूरी लाइन रिफ्रेश करके
आगे बार देखो, तुम्हें पता है मैं रटी रटाई लाइनें नहीं बोलता, है ना? चाहो तो मैं बोल सकता हूँ one fact table has link between where one fact table contains or has links with all other dimension tables. Where one fact table सर हिंदी में बोल दो एक बार, याद हो जाएगी। This is the one fact table. एक बार धीरे-धीरे बस अब सब लिखो। chart schema is a structure of fact table link भाई तुम भी बोलो। connections in between the tables, fact table and dimension table. Where, दोबारा बोल देता हूँ, star schema is a structure in between the tables, fact table, comma, dimension table. नाम बता दिए उसके, कौन कौन से टेबल के बीच में कनेक्शन होता है? Where one or multiple fact tables contains the relationship with all other dimension table. Do you get it? एक fact table का कनेक्शन जब बाकी की डायमेंशन टेबल्स के साथ होता है तो कौन सा स्ट्रक्चर बन के आता है? स्टार स्कीमा। ये मॉडलिंग के अंदर सबसे कॉमन स्कीमा है। ऐसा नहीं है कि और स्कीमा नहीं है हमारे पास, स्कीमा और भी है, लेकिन मेजरली देखा गया है लगभग 90% यही स्कीमा यूज में आता है। Do we get it? स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्शंस, इसलिए मैंने वो लाइन यूज कर दी। ठीक है, कनेक्शन का स्ट्रक्चर क्या है? नहीं, दो भी हो सकते, मैंने बोला ना दो भी हो सकती। हाँ, वो हमने भी तो वही किया था। हमारे पास 2017 से लेकर 2022 तक का डेटा वो अलग अलग थे ना, उनको मर्ज करके फिर एक सिंगल फैक्ट टेबल बना दी। बिल्कुल, जनरली इसीलिए कहा 90% क्या कहला, मैंने क्या कहा था, 90% कौन से यूज में आता है? स्टार स्कीमा। हाँ जी, आप बोलिए। जनरली रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज, अब उन्होंने जो एग्जांपल दिया वो भी डिनाई नहीं कर सकता, तो मैं आपकी बात को भी डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग मैंडेटरी है ना, कि क्या करना है वो तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बट यस, 90% टाइम इट हैज बीन आइडेंटिफाई कि आपके डेटा में स्टार स्कीमा सबसे ज्यादा काम करे। डेटा को पूरा मर्ज करके क्लब करके एक सिंगल फैक्ट टेबल बना ली, 50 टेबल की जगह एक फैक्ट टेबल बना ली, एंड देन उसी के साथ बाकी की डायमेंशन टेबल्स को कनेक्ट कर दे। बोलो। स्कीमा इटसेल्फ इज अ स्ट्रक्चर। एक स्कीमा का क्या मतलब होता है? एसक्यूएल पढ़ा है ना तुम लोगों ने, और तुम्हें अभी तक स्कीमा नहीं पता किसको बोलते हैं। अगर तुम लोगों ने एसक्यूएल पढ़ा है तो फिर तुम लोगों ने पढ़ा क्या? टेबल को कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। स्कीमा होता है डेटाबेस, जैसे अगर हम लोग टेबल बनाते हैं कोई भी डेटाबेस में, भाई समझो, शी इज टेलिंग यू समथिंग, उनकी सुन लो, बिल्कुल सही बोल रहा है। दोबारा बोलो। तो टेबल बोलते हैं कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। सो स्ट्रक्चर अभिलाषा बोलो। यस सर, जैसे हम लोग कोई डेटाबेस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्कूल का बनाए, ठीक है, तो हम लोग अगर स्कीमा क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी होल्ड कोई मुझसे ज्यादा चिल्ला रहा था यहाँ पर, पहले उसकी क्लास लगा लूं मैं। अब देखो शांति हो गई। अब अभिलाषा जो भी बोलेंगे आपको सुनाई देगा, ठीक है? चलो अभिलाषा, नाउ स्टार्ट प्लीज। सर, तो स्कीमा जब हम क्रिएट करते हैं टेबल के साथ, डेटाबेस के साथ में, तो हम लोग जितने भी उसके साथ टेबल बनाएंगे तो वो सारा हमारा टेबल एक स्कीमा में जाके स्टोर होता है। लेकिन यहाँ बाकी लोगों के लिए कंफ्यूजन हो गया, ठीक है, कोई बात, तुम बोलो। तो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर देखा जाए, ही इज राइट। होल्ड करो गाइस, एक बात बताओ, अगर देखो
नॉर्मली ये एग्जाम्पल गलत होना चाहिए क्योंकि टेक्निकली ये वर्ड होता है, लेकिन अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करूं कि भाई आपको एक घर बनाना है ना, एक प्लॉट है, घर बना, तो आपके पास पहले कुछ क्वेश्चंस होंगे या नहीं होंगे? जैसे कि हमारा प्लॉट जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं है, इस स्ट्रक्चर का तो नहीं है, करेक्ट और नॉट? या हमारा प्लॉट ऐसे तो नहीं है, या हमारा प्लॉट ऐसे तो नहीं है, करेक्ट और नॉट? आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि है कैसा, उसके बाद डिसाइड करोगे कि अगर मेरा प्लॉट ऐसे स्ट्रक्चर में है, स्क्वायर काइंड ऑफ है या फिर रेक्टेंगल में है, तो एक पोर्शन हम क्या करेंगे, उसका ये वाला बॉर्डर हो गया, इस पोर्शन पे हम किचन बना लेंगे, है ना, इस पोर्शन पे हम गेट बना लेंगे, यहां पर एक गेट बना लेंगे, ठीक है? ऐसे ही तो करोगे आप लोग। हम मतलब जो भी पार्किंग का पोर्शन यहां से निकाल लेंगे, ये लोग इतना पोर्शन हम पार्किंग के लिए रख लेते हैं, राइट? जो भी, तो अल्टीमेटली जब तक ये स्ट्रक्चर आपके पास नहीं होता, यू आर नॉट रेडी टू बिल्ड एनीथिंग, करेक्ट? यस और नो? तो डेटाबेस में एक सिंपल से रूल बोला गया, क्या? कि अगर आपको डेटा का कलेक्शन करना होता है तो कलेक्शन करने से पहले आपको उसका स्कीमा चाहिए। स्कीमा का मतलब हो गया कि कौन सा कॉलम टेबल में क्या स्टोर करे, उस टेबल का स्ट्रक्चर क्या हो। क्योंकि जैसे आपने डेट लिखा तो अब यहां पे आपको इंफॉर्मेशन स्टोर एक्सेप्ट डेट के अलावा कोई नहीं कर सकते। तो ये जो टैबुलर स्ट्रक्चर है क्या कहलाया? अब समझ में आ गया? वो मॉडल, वो स्ट्रक्चर जो डिफाइन कर रहा है कि हो क्या रहा है, जिसे आप ब्लूप्रिंट के नाम से जानते हो भाई। टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग इज अ स्कीमा। हाँ बिल्कुल। तो स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग देखो, हर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री को चेंज होता है। कहीं पर हम इसे ब्लूप्रिंट बोलते हैं, कहीं पर हम इसको मैप बोलते हैं, है ना भाई। अगर बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो वहां पे स्कीमा तो नहीं बोलोगे, वहां पे आप क्या बोलोगे? मैप कहाँ है भाई, इसका मैप है या नहीं है ना। अगर आप किसी आर्किटेक्ट के पास जाओगे तो वो उसे शायद कोई और कीवर्ड बोलते हो, लेकिन टेक्निकली जब किसी चीज की बात आती है तो उसको स्कीमा या उसका सीधा सीधा अगर हम बात करें विजियो में स्टेंसिल्स बोल देते हैं इनको। यही चीजें होती है, विजियो में इनको स्टेंसिल्स बोल देते हैं। इसका स्टेंसिल्स का राइट। तो जब भी स्टेंसिल्स या ऐसी चीजों की बात होती है, यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द स्कीमा, उसका स्ट्रक्चर क्या रहे, राइट। तो यहां पर जब हम डेटा मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, डेटा मॉडलिंग में ये टेबल्स आपस में कनेक्ट किस तरह से हो रही हैं, दिस इज नोन एज स्कीमा। अभी क्लियर हुआ है? अब भी डाउट है? चला तो दिया, ये शुरू नहीं हुआ क्या? एसी के लिए बोलता हूँ, एक सेकंड दो। यहां से तो ऐसा लग रहा है चल गया। वो भी नहीं, ट्रिप भी नहीं है। चलो गाइस इतने कंटिन्यू करते हैं। अरे भाई इसके एसी नहीं चल रहे, रूम के चलवा दो यार। हाँ हाँ करो, हाँ भाई शुरू करो। अब देखो ये मैंने कहा ना, अभी खत्म नहीं हुआ है चैप्टर, बहुत कुछ है यहाँ पे कवर करने के लिए। अभी हमने ये समझा कि फैक्ट टेबल क्या होती है, डायमेंशन टेबल क्या होती है, स्टार स्कीमा क्या होता है, राइट। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारे कॉमन कीवर्ड्स हैं जो हमें पता होना जरूरी है, ऑल अबाउट द डेटा एनालिसिस इन पावर बीआई, राइट। गाइस मैंने अभी भी क्वेश्चन किया था आपसे कि क्या मैं इस टेबल पर फिल्टर लगा सकता हूं? यू ऑल सेड नो, करेक्ट। फिल्टर कहां लगाया? ट्रांजैक्शनल यानी फैक्ट टेबल पर। अब फैक्ट टेबल, अब ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन नहीं,
फैक्टेबल, क्योंकि आदत डालोगे तो फायदा रहेगा, राइट? आपको टेक्निकली ये चीजें अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी. सो ट्राई टू यूज द डायमेंशन टेबल, फैक्टेबल एंड ऑल. मुझे यूज करने दो ये वर्ड, अपने आप मत करो, ठीक है? क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है, नहीं तो मुझे आदत पड़ गई तो फिर बाकी लोग फंस जाते हैं. सो गाइस, फैक्टेबल पर आप फिल्टर लगाते हो ओरिजिनली, राइट? नाउ लेट्स गेट इट. इफ आई आस्क यू हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर, नंबर 1, अगर ये कॉलम में आपको दूं ही नहीं और अब आपसे कहूं कि बताओ इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, डू यू थिंक सो इज इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई? नेवर, कभी भी नहीं हो सकता, राइट? तो हमें इन दोनों टेबल के बीच में एक कॉलम जरूरी है मिलना, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड की कॉलम, राइट? डू वी गेट इट एवरीवन? तो यहां पर भी ये की कॉलम है और यहां पर भी ये की कॉलम है, तो ये भी की कॉलम की तरह यूज होगा, ये भी की कॉलम की तरह से यूज होगा, ये भी की कॉलम है, ये सारे की कॉलम है, राइट? लेकिन अगर देखा जाए तो आप मुझे ये बताओ, इस टेबल में अगर मैं यहां पर इसको डुप्लीकेट कर दूं, राइट? इसको, है ना? और अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ कृष्णा देव ने कितनी ट्रांजैक्शन सेल आउट की, कितने यूनिट सोल्ड आउट किए, तो क्या आप मुझे राइट आंसर दे पाएंगे? क्योंकि अगर मैंने यहां फिल्टर लगा भी दिया, बस कह रहे कि हमने लगा दिया 14, तो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि कृष्णा देव का है या ये श्रवण कुमार का है, करेक्ट? ये कंफ्यूजन हुआ ना गाइस? तो यहां पर मैं अगर ध्यान दूं तो मैं किसी भी सूरत में इस टेबल के अंदर क्या नहीं कर सकता, डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकता, करेक्ट? जो की कॉलम है उसके रिकॉर्ड में यूनिक होना जरूरी है इस टेबल में, लेकिन क्या इस टेबल में भी यूनिक होना जरूरी है? नो सर. ट्रांजैक्शनल जो आपकी फैक्टेबल है उसमें भी यूनिक होना जरूरी है? नहीं, क्यों नहीं हो सकते भाई? एक यूनिट के, एक प्रोडक्ट के पता नहीं कितने यूनिट्स बिके होंगे, करेक्ट? एक एम्प्लॉय ने पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शंस की होंगी, तो यहां तो डुप्लीकेट हो सकते हैं बट यहां डुप्लीकेट, तो ऐसे में वो जो टेबल है जिसमें डुप्लीकेट नहीं अलाउ हो सकता वो कहलाने लगता है प्राइमरी की कॉलम, और जिस टेबल के कॉलम के साथ उसका कनेक्शन होगा वो कहलाएगा फॉरेन की कॉलम. कॉलम तो ये हुआ ना, इस टेबल का ये कॉलम कौन सा हुआ, इसीलिए मैंने इसके नीचे लिखा ये प्राइमरी की कॉलम हुआ, मैंने इसीलिए इसके नीचे लिखा है कॉलम, है ना? एट्रीब्यूट तो सारे कॉलम को एट्रीब्यूट कहता है, डेटाबेस में हर कॉलम एट्रीब्यूट होता है. एट्रीब्यूट क्यों कहते हैं इसको भी समझ लो, अगर तुमने ये किया. बना सकते हो तो मैच कर देंगे उसको, फॉर्म की बना सकते हैं, तो वो बना सकते हैं और नहीं बनाने का प्रोसीजर कहां नहीं होता, वो सिक्वल सर्वर करना होता है. या तो फिर ऐसा हो कि डेटा को फिर सिक्वल में लेके जाए, क्या हुआ है? तो इनका नहीं होता, छोड़ दो सर, नहीं तो हम छोड़ दो सर, हमें चल रहा है. भाई क्या हुआ, चल ही रहा क्या? रिमोट तो ऊपर है मेरे पास, रिमोट से ऑन करूं क्या? ठीक है, चलो करूं. तो गाइस हमने यहां पर देखा कि मैं इस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर, की कॉलम का मतलब तो सबको पता है, ये की कॉलम है, लेकिन मैं डुप्लीकेट, क्या मैं इस कॉलम में डुप्लीकेट रख सकता हूं अकॉर्डिंग टू यू? क्या मैं इस टेबल में डुप्लीकेट रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकते हो. क्या इस टेबल में, क्योंकि 2011 में अलग वो टारगेट रहे होंगे, 2012 में अलग टारगेट रहे होंगे, 2013 में सेम एम्प्लॉय के लिए अलग टारगेट रहे होंगे, ये सर नो, तो इसमें डुप्लीकेट हो सकते हैं. तो अब यहां पर जो कीवर्ड है जो अब हम समझने जा रहे हैं उसका नाम है कार्डिनलिटी.
कार्डिनलिटी, राइट। अभी कार्डिनलिटी क्या है? कार्डिनलिटी दो चीजों को डिफाइन करता है। अब ऐसी चल गए, कार्डिनलिटी दो चीजों को डिफाइन करता है। चल गए, ये वाले चल गए, दोनों चल गए, ठीक है। पहला प्राइमरी की एंड फॉरेन की, ठीक है। ये तो की हो गए आपके, की मेथड हो गया, कार्डिनलिटी के अंदर ही आता ही है। दूसरा देखो, अब अगर देखा जाए तो इस टेबल में तो मेरे पास मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते हैं, यू नो इट वेरी वेल, करेक्ट। और इस टेबल में हमारे पास क्या नहीं हो सकते? डुप्लीकेट नहीं हो सकते, एम आई राइट? तो जिस टेबल के कॉलम में, की कॉलम की बात करूं मैं, की कॉलम में डुप्लीकेट अलाउ नहीं होते, उस कॉलम को हमेशा बोला जाता है प्राइमरी की कॉलम। की कॉलम तो सबको समझ में आ गया? व्हाट डू यू मीन बाय की कॉलम? अ कॉमन कॉलम, करेक्ट, a common column in between the table that actually allow to create a connection in between, वो तो क्या कहलाया? की कॉलम कहलाया। लेकिन की कॉलम में भी हमारे पास प्राइमरी की कॉलम और फॉरेन की कॉलम, दो अलग कॉलम होते हैं, राइट। प्राइमरी की कॉलम कभी भी डुप्लीकेट नहीं रख सकता और नल भी अलाउ नहीं होता, है ना। तो ये नल नहीं हो सकता। मान लो अगर मैं इस एम्प्लॉय का आईडी हटा दूं, इसका नाम रख लूं, तो भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कंपनी क्या कहती है, कोई भी एम्प्लॉय तब एम्प्लॉय कहलाता है जब उसका एम्प्लॉय कोड आ जाता है ना। एम्प्लॉय कोड नहीं तो एम्प्लॉय नहीं। डू यू गेट इट नाउ? तो अब जिस कॉलम के थ्रू रिलेशनशिप बनती है, की कॉलम तो वो है, आप भी जानते हो, लेकिन इस कॉलम में डुप्लीकेट अलाउ है ना गाइस, है ना। तो ये कॉलम कहलाया, यहां पर प्रोडक्ट कोड कहलाया फॉरेन की कॉलम, जबकि यहां पर प्रोडक्ट कोड कहलाया प्राइमरी की कॉलम। डू वी गेट इट? क्योंकि यहां डुप्लीकेट अलाउ नहीं हो सकते और नल अलाउ नहीं हो सकते, इसलिए कहलाया प्राइमरी की कॉलम। यहां तो डुप्लीकेट अलाउ है और नल भी अलाउ हो सकते हैं, तो ये कहलाया फॉरेन की कॉलम। डू यू गेट इट नाउ? फॉरेन की में होती है, हाँ, फॉरेन की में होती है फिर तो फॉरेन की a link, a column where duplicates are allowed, a key column where duplicates are allowed, as well as nulls are also allowed. Generally null नहीं होने चाहिए, लेकिन हाँ अगर है तो भी अलाउ हो जाता है। फॉरेन की में प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। वो क्यों नहीं होती, क्यों नल अलाउ होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नहीं भी हुए तो भी। जैसे वाला कॉलम एक आईडी है, वो तो रिफर कर रहा है उस टेबल में स्पेसिफिक, लेकिन यहाँ पे कैसे डुप्लीकेट? अच्छा देखो, मैंने अभी आपसे पूछा था, एक काम करते हैं, क्या किसी भी कंट्री या लोकेशन की डुप्लीकेट हो सकती है यहां पर, हाँ या ना? सोच लो, डेटा देख के बोलो, ऐसा मत बोलो। नो। ज्योग्राफिकल की डुप्लीकेट हो सकती है? नहीं हो सकता। ओडिशा, सोच के बोलो, ऐसे नहीं। नो सर। मैंने की कॉलम की बात की, सारे कॉलम की नहीं। क्या की कॉलम की कॉलम कौन सा है? तुम लोग ना मुझे और उसमें ले जा रहे हो, होल्ड कर लो। अब मुझे इस टेबल में और इस टेबल में की कॉलम बताओ कौन सा है? कौन सा है? सेल्स रिकॉर्ड, राइट। ये हमारा की कॉलम हो गया। अब इस टेबल में और इस टेबल में बताओ की कॉलम कौन सा है? तो इस टेबल में और इस टेबल में की कॉलम कौन सा है? इसमें और इसमें की कॉलम कौन सा है? तो जितना डिस्कशन चल रहा है ना वो की कॉलम को लेकर है, बाकी सारे कॉलम में भी भूल जाओ। बाकी में तो डुप्लीकेट अलाउ होंगे। एक कंट्री के अंदर मल्टीपल स्टेट्स हो सकते हैं और मल्टीपल स्टेट्स के अंदर मल्टीपल लोकेशंस हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकती? वो बात नहीं हो रही है। अगर मेरे मोहल्ले में, मेरे यहाँ पे, मेरे शहर के अंदर अगर शिव मूर्ति है तो इसका मतलब ये नहीं किसी दूसरे स्टेट में, यूपी की शिव मूर्ति नहीं हो सकता।
झांसी रानी चौक मैंने पता नहीं कितने शहरों में देख लिया, रामपुर, राम मूर्ति, शाहपुर, ये भरे पड़े, राइट। तो ऐसा तो नहीं है, ये तो अलाउ है बिल्कुल। तो यहां पर हमने क्वेश्चन किया कि क्या इस कॉलम में इसको कंसीडर मत करो, इसको कंसीडर करो क्योंकि ये तो की कॉलम है। क्या इस कॉलम में आप किसी भी सूरत में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करोगे? नो सर, नो सर। क्योंकि अगर मैंने गलती से किन्हीं दो लोकेशंस की आईडी सेम कर दी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी सिटी है, कौन सा रीजन है, कौन सी कंट्री है। करेक्ट? ये हुआ की कॉलम। लेकिन क्या मैं इस कॉलम में, इस टेबल में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करूंगा या नहीं करूंगा? यहां पे बताऊं मैं, ट्रांजैक्शन आईडी और फैक्ट टेबल है, इसमें डुप्लीकेट अलाउ करूंगा नहीं करूंगा? यस सर, करना पड़ेगा। अलाउ करूंगा ना मैं। क्यों? मतलब ये कह दो कि नहीं भाई तूने लंदन में एक ट्रांजैक्शन कर लिया, दूसरे लंदन में ट्रांजैक्शन होने नहीं चाहिए, तू नहीं कर सकता भाई, हमारे तो खत्म हो गई ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन कर सकते थे। ये कौन सा तरीका हुआ? नहीं हो सकता। डायमेंशन टेबल में तो हो सकता। तो डायमेंशन टेबल में मेरे पास जो की कॉलम है उसमें मैं डुप्लीकेट नहीं रख सकता, लेकिन यहां तो डुप्लीकेट अलाउ होंगे ना गाइस। तो जिस की कॉलम में डुप्लीकेट अलाउ होते हैं होंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। पता लगा तुम्हारे प्रोडक्ट की डुप्लीकेट, वो क्या ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही, एक एक ट्रांजैक्शन के बाद खत्म, सबने फीडबैक दे दिया बकवास प्रोडक्ट है, छोड़ दो, एक भी नहीं ले रहा कोई। एक ने खरीदा, उसने फीडबैक डाल दिया, लोग उसके चक्कर में खरीद रहे, ना उसने बोला तो रहने दो, राइट। ये कोई रूल नहीं कि वो नल नहीं हो सकता, वो ये क्या यूनिक नहीं हो सकता, वो यूनिक हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन डुप्लीकेट भी हो सकता है, राइट। तो ऐसा की कॉलम जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ होते हैं वो कौन सा कॉलम कहलाता है? फॉरेन की कॉलम। आप समझ में आ गया नहीं आ गया? पक्का? तो अब ये देखो हमने क्या सीखा था आज कि मेजरली कॉन्सेप्ट काम करता है फिल्टर के बेस पर। करेक्ट भाई? अभी तो देखा था हमने, मैंने जहां पूछा था कि इस प्रोडक्ट का या इस एम्प्लॉय कोड का कितना, उसने कितने यूनिट बेचे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट किस काम पे काम करता है? ये तो फिल्टर के बेस पे काम करता है। मॉडलिंग किस बेस पे काम करते हैं? इंटायरली फिल्टर के बेस पर। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई वापस टॉम ब्राउन पर ही आ जाता है, कहां गया टॉम ब्राउन? ये रहा 10 पर, है ना। टॉम ब्राउन ने कितने यूनिट बेचे? तो ऑब्वियसली फिल्टर यहां नहीं लगेगा, फिल्टर लगेगा यहां पर, है ना, उसके की कॉलम पर। की कॉलम हो गया सेल्स कोड, और जब मैंने टॉम ब्राउन के रिकॉर्ड पर फिल्टर लगाया गाइस तो उसमें निकले मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज। करेक्ट और नॉट? और यहां पर कितनी वैल्यूज हैं टॉम ब्राउन की? 1। तो क्या मैं बोल सकता हूं 1 to many रिलेशनशिप? बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल ट्रांजैक्शन दिखा रहे कितना सेल्स करेक्ट टॉम ने। तो ये कार्डिनलिटी हुई 1 to many। आ गया समझ में? एक रिकॉर्ड मल्टीपल रिकॉर्ड को फिल्टर कर रहा है तो कहलाया 1 to many कार्डिनल। क्लियर हो गया? लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती कि आपके पास मैनी टू मैनी हो? यस सर, बिल्कुल हो सकती है, इसीलिए टेबल बनाई गई थी। सॉरी, ये वाली क्यों बनाई गई थी भाई? मैंने कहा एम्प्लॉय कोड, इस एम्प्लॉय कोड की कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो एक तो मेरे पास ये हो गया, इसमें तो इसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, 2012 की भी रिकॉर्ड है, 2013 का भी रिकॉर्ड है, 2014 का भी रिकॉर्ड है। करेक्ट? फिल्टर मैं इसी पर लगाऊंगा, तो ये तो इस टेबल में भी क्या है? मल्टीपल है, और इस टेबल में भी क्या है? तो ऐसा कार्डिनलिटी कौन सी कार्डिनलिटी कहलाती है? मैनी टू मैनी। बेसिकली एक प्राइमरी की कॉलम तो दोनों ही है। की कॉलम क्या है? जो कॉमन कॉलम है वो की कॉलम है। मैंने ये कब कहा कि की कॉलम हमेशा यूनिक होना चाहिए? ये बोला मैंने एक सिंपल सा रूल बोला है कि की कॉलम अगर यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करता है, नल वैल्यू अलाउ नहीं करता, तो वो प्राइमरी की कॉलम है। मैंने ये तो नहीं बोला ना कि दोनों एक प्राइमरी फॉरन होना जरूरी है, लॉजिकली होना चाहिए, बेस्ट स्ट्रक्चर का भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस टेबल में की कॉलम यूनिक होगा और उसमें नल वैल्यूज अलाउ नहीं होंगी वो प्राइमरी की कॉलम होगा। जिस टेबल के की कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ होंगी वो बाय डिफॉल्ट फॉरेन की होगा। तो इस एग्जांपल में जो भी मंथली यूनिट सोल्ड वाला लिया ओरिजिनली प्राइमरी की है ही नहीं, यहाँ पे दोनों ही फॉरेन टू
फॉरेन है, बिल्कुल चलेगी। फॉरेन टू फॉरेन रिलेशनशिप, ठीक है, तो वहां पर मैनी टू मैनी हो जाता है, क्योंकि प्राइमरी की शर्त क्या है, यूनिक होना चाहिए। तो जब यूनिक दोनों में से किसी में है ही नहीं तो बेचारा कैसे करेगा था, करेक्ट और नॉट। तो ये कहलाई हमारी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। नाउ गाइस, क्या 1 to 1 होने के कोई चांसेस हैं? जैसे अभी आपने बताया ना, ये एक ट्रांजैक्शन के बाद हमारा पर आफ्टर एक दिन से अगर 1 to 1 नीड करेंगे तो एग्जांपल भी दूंगा, प्रैक्टिकली फिर कुछ तो क्या 1 to 1 हो सकता है कुछ? डेटा पे डिपेंड करता है ना, क्या पता है कि ट्रांजैक्शन यूपीसी में बस, और कोई डिपेंड करता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, 1 to many, many to 1 और many to many। देखो 1 to 1 का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमेशा ऑर्डर आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी हो। कैसे? मैं चाहे दिन में 50 ऑर्डर करूं या साल में 1 ऑर्डर करूं, सेम कंपनी का ऑर्डर करूं और सेम प्रोडक्ट ऑर्डर करूं, क्या मेरा ऑर्डर आईडी कभी भी किसी दूसरे कस्टमर को या कभी भी मुझे रिपीट करके दिया जाएगा? भाई कल को मैंने कोई ट्रांजैक्शन की, अभी ऐसे मेरे साथ हुआ था एक जगह, मैंने प्रोडक्ट खरीदा किसी और स्टोर से और मैं भूल गया मैंने कौन से स्टोर से खरीदा था। मुझे लगा मेरे घर के नजदीक ये था तो शायद मैंने इसी से की होगी ट्रांजैक्शन। दोनों एक ही है, एक ही स्टोर है बिल्कुल। मैंने क्या किया, मैं उनके पास पहुंच गया, सर आपका प्रोडक्ट फॉल्टी था, इसमें प्रॉब्लम है। उन्होंने क्या किया, लिया स्टोर का नाम देखा और उन्होंने सिस्टम में डाला कि सर सॉरी ये हमारे यहां से नहीं है, इसकी गारंटी वहां से ली। दोनों एक ही स्टोर है, एक ही ब्रांड के स्टोर है, एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, ट्रांजैक्शन आईडी किसी की मैच नहीं हुई। करेक्ट? उन्होंने ट्रांजैक्शन आईडी से वेरीफाई किया कि भाई ये मेरे स्टोर से मैच नहीं कर रहा है, ये ट्रांजैक्शन कहीं और हुई है, आप प्लीज उनके पास ये, दे विल प्रोवाइड द गारंटी। करेक्ट? तो ट्रांजैक्शन आईडी या ऑर्डर आईडी एक ऐसा कॉलम है जो कभी भी ना ही तो कस्टमर के साइड पर और ना ही ट्रांजैक्शनल डेटा में रिपीट हो सकता है, कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। तो अगर मैं ये कहता हूं कि क्या किस कस्टमर ने कितने ट्रांजैक्शन किए तो बात अलग है, लेकिन क्या ये आईडी कस्टमर से मैच करता है नहीं करता, तो 1 to 1 रिलेशनशिप है नहीं हुआ। But it's a very common requirement, 1 to 1 relationship। एक ऐसा कॉलम जिसमें पहली टेबल में भी यूनिक हो और फैक्ट टेबल में भी यूनिक हो। वो कौन सा प्राइमरी टू प्राइमरी रिलेशनशिप है? 1 to 1 रिलेशनशिप। Do you get it? किसी को कोई डाउट? Now guys, एक और रिलेशनशिप होता है, कार्डिनलिटी 4 तरह की होती है। कौन कौन सी? 1 to many, many to many, 1 to 1, the last one is many to 1। देखो अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली तो ये मैनी टू 1 मैंने अभी तक नहीं देखी कहीं पर भी यूज में आती, लेकिन थ्योरेटिकली जरूर आती है, क्योंकि 1 to many ही मैनी टू 1 भी है। कैसे? समझो भाई, एक टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा, ये हुआ 1 to many रिलेशनशिप। लेकिन अब इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दो, बहुत सारे टीचर और बहुत सारे स्टूडेंट एक टीचर से पढ़ रहे, तो कौन सा हो गया? अल्टीमेटली बात तो एक ही हुई ना गाइस। तो थ्योरेटिकली मैनी टू 1 एग्जिस्ट करता है और सीक्वल में यूज भी होता है, लेकिन पावर बीआई वगैरह में मैनी टू 1 प्रैक्टिकली यूज में नहीं आता कहीं पर भी।
वो बाय डिफॉल्ट वन टू मेनी कंसीडर कर लिया जाता है। एक रिकॉर्ड से मल्टीपल रिकॉर्ड को फिल्टर करना, मल्टीपल रिकॉर्ड से आप तुम सारे नीचे पहुंच जाओ। अगर ये कह लो तो सर हमारी क्लास में कोई पॉसिबिलिटी है, सब क्या बोलोगे? तो क्या हुआ 1 to पक्का या मैनी वो मैनी टू वन। इतने सारे लोग एक ही फैकल्टी का नाम ले रहे हैं, मतलब मैनी टू वन। या मैं अकेला इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो मैं हुआ 1 to मैनी। इतने सारे सब्जेक्ट अविनाश जैन पढ़ा रहा है तो हो गया मैनी टू वन। क्लियर हो गया? प्रैक्टिकली मैनी टू वन एग्जिस्ट ज्यादा नहीं करता है, ये 1 to मैनी ही एग्जिस्ट करता है। एक के बेस पर, क्योंकि क्वेश्चन जनरली ऐसा नहीं करता कि ये सब्जेक्ट कौन ये इतने सारे सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहे हैं, पूछा जाता है क्या अविनाश से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लॉजिकली ये पूछा जाता है। तो लॉजिकली ये एग्जिस्ट करते हैं, प्रैक्टिकली इनकी एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर। बट हाँ कार्डिनलिटी में मैनी टू वन होता है। राइट? तो अब हमें कैसे पता चलता है कि यहां पर 1 to 1 है, 1 to मैनी है, मैनी टू मैनी है, मैनी टू वन है? देखो पावर बीआई कहता है कि अगर आप दो टेबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो एक लाइन ड्रॉ होती है, ये दिख रही है लाइन, और हाईलाइट कॉलम का मतलब है कि इन दोनों कॉलम्स के बीच में क्या है, ये की कॉलम रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है। करेक्ट? ये कॉलम हाईलाइट हुआ, यहां पे कौन सा कॉलम हाईलाइट हुआ? प्रोडक्ट कोड। यहां पे कौन सा कॉलम हाईलाइट हुआ? तो दोनों के कॉलम की कॉलम सेम है, राइट? लेकिन यहां पर आपको कुछ नजर आ रहा है इस टेबल में? क्या लिखा है? 1। और यहां क्या लिखा है? तो जब भी स्टार होता है वो मैनी को रिप्रेजेंट करता है और 1 हमेशा 1 को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इस टेबल में कितनी एंट्रीज होंगी? 1। और इस टेबल में कितनी है? तो ये हुआ 1 to मैनी रिलेशनशिप। क्लियर हो गया? तो यहां भी रिलेशनशिप कैसी हुई? इसमें रिलेशनशिप कैसे गाइस? यहां से और यहां के बीच में दिखाया मैंने प्रैक्टिकली आपको। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, प्रैक्टिकली बहुत सारी सिचुएशंस होती है, राइट? यहां भी हमारे पास क्या है? 1 मैनी टू मैनी। वो अभी वो डिस्कस करेंगे, वो बात की बात है। फिलहाल अभी स्टार की और 1 के उसकी बात करते हैं, क्योंकि ये भी समझाना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? कार्डिनलिटी में एक और चीज आती है, क्रॉस डायरेक्शन फिल्टर। अभी वो हमने डिस्कस नहीं किया, वो फिल्टर डायरेक्शन अभी समझेंगे क्या है। अभी बात हम सिर्फ कार्डिनलिटी के एक कॉन्सेप्ट की कर रहे हैं, टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है? इस टेबल में भी ज्यादा मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे और इस टेबल में भी, तो क्या कहलाएगा वो? मैनी टू मैनी कहलाएगा। डू यू गेट इट एवरीवन? किसी को कोई डाउट है तो बोलो अभी भी। नो? गुड। हाँ जी, आप पे तो डाउट। अच्छा, मेरे थ्रू डाउट नहीं सकते, मुझे डाउट ही पैदा करने पड़ेंगे। आप पूछ लो, तुम पूछ लो। सर इसी ये जो 1 to 1 है, दिस कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी प्रैक्टिकली दिखा देता है, कोई बात नहीं। कार्डिनलिटी कीवर्ड भी देख लोगे आप लोग। क्या लिखा है? और यहां पर क्या आ रहा है? मैनी टू मैनी, 1 to मैनी, मैनी टू 1 एक्सेट्रा। ठीक है, अभी ये बचता है, ये डिस्कशन नहीं किया मैं पहले काम। हाँ जी, हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? देखो अभी हमने एक चीज डिस्कशन की है कि अभी हमने वो डिस्कस नहीं किया। क्या डिस्कस नहीं किया है ना? अगर क्रॉस डायरेक्शन फिल्टर के हिसाब से देखा जाए, वो एरो रिप्रेजेंट करता है कि किस कॉलम से किसको फिल्टर कर सकते हैं। तो यहां एरो किस डायरेक्शन में, मतलब ये टेबल इसे फिल्टर कर सकती है, लेकिन ये टेबल इसे फिल्टर, तो 1 to मैनी हुआ ना, फिर मैनी टू 1 कहां हुआ? हाँ बिल्कुल नहीं, राइट? आप इस टेबल के कॉलम से इसके रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हो भाई, आपको करेक्ट ये कह रहे। तो भाई लॉजिकली मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस एम्प्लॉय ने कितने यूनिट्स बेचे हैं और मैं यहां आके पूछूं आपसे क्वेश्चन, तो पॉसिबल नहीं है।
लॉजिकली आप यहां से आईडी उठा करके उसका नाम जानकर उसकी आईडी उठा करके उस पर फिल्टर लगाओगे, तो फिल्टर तो यहां लगेगा ना, इससे पे लगाने का मतलब ही नहीं होता। तो ये कहलाता है क्रॉस डायरेक्शन फिल्टर, कि फिल्टर का डायरेक्शन क्या रहेगा। लेकिन यहां पर क्या है, अप भी है डाउन भी है, मतलब ये टेबल इसे भी फिल्टर कर सकती है, तो ये टेबल इससे पहले फिल्टर सेल्स ट्रांजैक्शन वाले थे। तो ये है क्रॉस डायरेक्शन फिल्टर, बोथ साइड, दोनों एक दूसरे को फिल्टर कर सकते हैं। तो क्रॉस डायरेक्शन फिल्टर क्या बताता है, कार्डिनलिटी के अंदर ये बताता है कि इन व्हाट डायरेक्शन फिल्टर इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंट। सर लाइंस में जिस पे क्लिक करेंगे तो क्या वो एग्जैक्टली बताएगा कि कौन से लिंक कौन से क्या हुआ सर जी, वही वैलिडेट कर रहा हूं। हाईलाइट का मतलब क्या हुआ, हाँ वही मतलब है ना, की कौन हाँ मतलब एग्जैक्टली बताएगा कौन से बिल्कुल किस कॉलम का किस कॉलम के साथ रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है वो बताने का काम होता है। डू वी गेट इट एवरीवन? यस। अभी भी किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो? ठीक है, तो किसी भी रिलेशनशिप को डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करो, डिलीट कर दो, डबल क्लिक। देखो इसमें एरो किस साइड है, स्टोर से, तो स्टोर टेबल ही फिल्टर कर सकती है, ट्रांजैक्शन टेबल फिल्टर नहीं कर सकती, किसी सूरत में नहीं कर सकती, क्योंकि एरो डिफाइन करता है कि क्रॉस डायरेक्शन यानी कि फिल्टर कौन से डायरेक्शन में काम करता है। डू वी गेट इट एवरीवन? किसी भी रिलेशनशिप को डिलीट करने के लिए राइट क्लिक, डिलीट, या फिर जो नीचे डबल दोनों तरफ एरो उनका क्या, इसका मतलब है दोनों टेबल एक दूसरे को फिल्टर कर सकते हैं। डोंट वरी, प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा चीजें, ठीक है। ओके। डबल क्लिक करने से क्या खुल गया फिर हमारे पास, मैनेज रिलेशनशिप का या एडिट रिलेशनशिप का डायलॉग बॉक्स। तो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना हो, मॉडिफाई करना हो, या तो डबल क्लिक करके, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, या फिर मैनेज रिलेशनशिप, जो कहीं से भी ऑन हो जाता है। किसी भी व्यू में आपको मैनेज रिलेशनशिप जरूर दिखाई देगा, बस इतना फर्क होगा उसकी लोकेशन बदल करके शायद मॉडलिंग हो जाएगी, क्योंकि टॉपिक भी कौन सा है ना। तो मॉडलिंग के अंदर मॉडल दिखाई देगा आपको, राइट, यहां पर भी आपको दिख जाएगा, और यहां तो आपके पास मॉडलिंग होती है। डू वी गेट इट एवरीवन? किसी को कोई डाउट है यहां पर? सर सो ये जब टेबल्स इनपुट कर लेते हैं उसके बाद खुद एनालाइज करके रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं या पावर बीआई खुद ही करके दे देता है? नहीं, ये हमें करने हैं, ये गलती से वो फाइल डिलीट हो गई ना, इसलिए मैं अभी इसको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये रिलेशनशिप हम बनाएंगे, अभी बनाया नहीं हमने, ठीक है। चलो ठीक है गाइस, आज के लिए इतने करेंगे। मुझे लग रहा है मुझे कोई दवाई लेने की जरूरत है जरूर अभी। हाँ जी, पता नहीं कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। हाँ जी, कोई कुछ पूछा था अभी तक? डेट वाला राइट क्लिक करके डिलीट, अगर किसी भी रिलेशनशिप को डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करो, डिलीट बटन। सर डिलीट करेंगे क्यों, मतलब क्या जरूरत पड़ेगी सर, वो तो एस्टैब्लिश्ड लिंक है, मतलब ना सर, जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिकली जरूरत पड़ेगी। गलत रिलेशनशिप बन गई तो क्या कहा था, पावर बीआई ने ऑटो रॉन्ग रिलेशनशिप बना दिया तो चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। सी यू ऑल। अच्छा, कल के लिए मैं बता दूं गाइस, सॉरी टू इन्फॉर्म यू, मैं लेट इन्फॉर्म कर रहा हूं। कल का सेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा, मैं ऑफलाइन अवेलेबल नहीं हूं। सेकंड एक चेंज ये भी हो सकता है कि कल आपका टाइम थोड़ा पहले हो जाए, 9 o'clock, आई लेट यू नो। और कल आपका सेशन 1.5 घंटा भी नहीं होगा, कल 1 घंटे के आसपास ही सेशन करेंगे, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। ओके सर, ओके ओके सर, थैंक यू सर। मुझे नहीं पता, मैं भी क्या में ऐड हूं या नहीं हूं, देखना पड़ेगा। ये कई बार ग्रुप बना के मुझे ऐड नहीं करते उसमें, पता नहीं चलता। चलो गाइस, थोड़ा सा टाइम दो मुझे।